तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन, उसको कवर कर रहे हैं। और प्रीवियसली हम बहुत से लेक्चर देख चुके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन पॉलिटी के। और करंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है, वो हमारा कौन सा चैप्टर है, वो है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के भी 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फंडामेंटल राइट को जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जा सके उतना कॉम्प्रिहेंसिवली हम करेंगे। डन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या देखे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखे थे कि भाई हमने जो 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट थे, जो कि ओरिजिनली 7 थे, इन 6 फंडामेंटल राइट जो है ना, इसके अंदर से फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, वो स्टार्ट किया था। जिसमें हमने आर्टिकल 14 देखा था, जो कि बोलता था द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ द इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, यूके से लिया था हमने, जो कि क्या बात करता है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ वेदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और द रिक्शा पुलर, वेदर यू आर रिच और पुअर, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे है? क्योंकि ये क्या करता है, सपोर्ट किसी को भी नहीं करता है, ना रिच को करता है ना पुअर को करता है। रिच को क्या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर पुअर को एक्सट्रीमली सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनजस्टिस देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं हमको। हमने एग्जांपल के थ्रू, फुटबॉल के मैच के थ्रू समझा था लास्ट टाइम। डन। तो उसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और यूएसए से लिया गया। ये चीज़ें भी हम कल देख चुके हैं किस तरीके से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, अफर्मेटिव एक्शंस की बात करता है ना, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वेलफेयर हो गया। अगर पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन है जिनको नीड है, तो उनके वेलफेयर के लिए बात करता है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात करता है। ठीक है, अनलाइक रिच हो गया इन द प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये भी हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि भाई जो एवी डायर्सी थे, ब्रिटिश के जूरिस्ट हो गया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने देखा था कि नो बडी हो गया शेल बी मेक सफ़र इन अ बॉडी हो गया एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, है ना, कि भाई ब्रीच ऑफ लॉ जब तक कोई नहीं करता तो उसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे। लॉ के अंदर जो चीज़ें क्लियर कट डिफाइन कर दी गई है, अगर उसका वायलेशन होता है तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, और एल्स यू वुड नॉट बी पनिश्ड, है ना। साथ ही साथ देखा था हमने कि अब पर्सन कैन बी शूड, और भी शूड हो गया, जजिस हो गया, जजिस को भी शू किया जा सकता है, और जजिस भी शू कर सकता है दूसरे को अगर उन्होंने कुछ ना कुछ हो गया लॉ के अगेंस्ट जाके चीज़ें की है। साथ ही साथ हमने देखा ब्रिटिश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है, बट इंडिया के लिए क्या एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ब्रिटेन के अंदर। ये भी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने ये भी देखा था कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको नहीं दी जा सकती, है ना। सभी के लिए लॉ इक्वल है और कोई भी पर्सन जो है लॉ के अबो नहीं है। ये चीज़ें भी हमने देखी थी। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ही बोलता है कि भाई आप किसी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो, तो इट डजंट मीन दैट यू विल बी गिवन द एक्सेप्शनल या एक्सेप्शंस और सम स्पेशल प्रिविलेजेस। नो, इन द हैंड्स ऑफ लॉ और इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज़ इक्वल। ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे लॉ प्रॉपरली डिफाइन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कंट्री जो है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगी, नॉट अ रूल ऑफ मैन। तो ये भी हम देख चुके हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि भाई आर्टिकल 14 के अंदर कुछ एक्सेप्शन भी थे। यस, आर्टिकल 14 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हमने देखे थे, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गया। क्रिमिनल केस के अंदर जब तक वो अपनी ऑफिस के अंदर है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जा सकती। साथ ही साथ क्या देखा था कि भाई वो अपनी ऑफिशियल फंक्शन हो गया, ड्यूटी हो गया, क्या परस्यू करते हैं, तब उनके जो ड्यूटीज़ हैं करने के अंदर जो भी डिसीजन उन्होंने लिए वो कोर्ट के अंदर क्या होंगे, शू नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ देखा था अगर सिविल केस है तो 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा दोनों को अर्लियर, उसके बाद ही प्रोसीडिंग उनके खिलाफ की जा सकती है। जबकि सिविल केस के अंदर ऑफिस में है तब तक कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, ऑफिस से रिमूव कर दिया था उसके बाद प्रोसीडिंग होती है। डन। उसके बाद देखें तो हमने देखा था कि विजिटिंग हेड है, डिप्लोमेट्स हैं, उनके खिलाफ भी क्या है, वो भी क्या एक टाइप के एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। इसके लिए हमने वियना कन्वेंशन देखा था 1961 का, जिसके अंदर 53 आर्टिकल थे। 9th आर्टिकल है वो बोलता है पर्सोना नॉन ग्रेटा, है ना, कि यू आर नॉट अ पर्सन हो गया ऑफ द इथोस वैल्यूज़। फिर अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है फॉरेन डिप्लोमेट ने, तो उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड विंडो स्केल दी जाती है, 24 आवर्स है
या 48 आवर्स है, तो आपको क्या करना है, कंट्री को छोड़ देना है। अगर इतनी विंडो के अंदर वो छोड़ता नहीं है तो फिर उसके खिलाफ़ क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है ना। आर्टिकल वैसे 22 उसका क्या बोलता है कि भाई हेड ऑफ द मिशन है, जैसे कि सपोज क्या है, डिप्लोमेसी के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई डिप्लोमेट है, वो अपनी क्या करता है, असेंबली के अंदर रहता है, साथ में काउंसिलर कमीशंस भी देखने को मिलते हैं हर एक कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर हर एक कंट्री के लगभग हो गया क्या, हाई कमीशंस और असेंबली या बोल सकते हैं एम्बेसीज हो गया देखने को मिलती है। तो उसके अंदर अगर एंट्री करनी है होस्ट गवर्नमेंट को तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 2 ये बोलता है वियना कन्वेंशन का। साथ ही साथ आर्टिकल 3 बोलता है कि जो प्राइवेट रेजिडेंट है डिप्लोमेट की, तो वहाँ पे भी आपको एंट्री करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे थे आर्टिकल 14 के अंदर। डन। फिर हम ग्रेजुअली आगे बढ़े थे और हमने क्या देखा था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है और साथ ही साथ हो गया ये US कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन हुआ है। एक मिनट, राइट। तो इसके साथ ही साथ हमने देखा था आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 15 के अंदर कुछ क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, है ना, वो चीज़ें हमने देखी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंदर हमने क्या देखा था कि किसी भी पर्सन को, है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता स्टेट के द्वारा, ओनली ऑन द बेस ऑफ 5 ग्राउंड्स देखे थे, रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड पे स्टेट जो है ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, है ना। और इसका मतलब है इन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता तो अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जिसमें हमने UPSC और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि उसकी एज क्राइटेरिया हो गया, है ना, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया, उसका एग्जांपल लेके समझा था कि भाई ये सारे ग्राउंड्स अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के अंदर हमने देखा था, है ना, कि कोई भी सिटीज़न है उनको रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम के बेस पे क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और एनी ऑफ द अदर लाइबिलिटी के बेस पर भी, वो कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होगी या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके बेस पे जो है स्टेट और इवन प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया वो भी क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो वो होगी एक्सेस टू द शॉप, देखा था हमने, है ना, कोई भी शॉप के अंदर तुमको एक्सेस करना हो, है ना, जहाँ के लिए तुम एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल पब्लिक शॉप है कोई भी, है ना, जैसे कि PDS सिस्टम के थ्रू जो राशन शॉप्स देखने को मिलती है वहाँ पे। फिर पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ पे क्या आपको एक्सेस करने से मना नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अगर पब्लिक वेल हो गया उसको यूज़ करना है, टैंक को यूज़ करना है, बाथिंग फैसिलिटीज़ है, रोड है, प्लेस ऑफ पब्लिक है, रिजॉर्ट है, होली और द पार्शली मेंटेन बाय द स्टेट और फंडेड बाय द स्टेट। तो स्टेट के द्वारा ये सारी चीज़ें जो भी फंडेड की जाती है पार्शियली या होली, तो यहाँ पे आपको एक्सेस करने से स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 2। डन। साथ ही साथ हो गया ये जो आर्टिकल है वो एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज द इंडिविजुअल। हमने बात की कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आर्टिकल जो है ना क्या बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट तुम एनफोर्स नहीं कर सकते बल्कि इंडिविजुअल के खिलाफ भी एनफोर्स कर सकते हो। डन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ये जो आर्टिकल है 15 क्लॉज 2 ये क्या करता है, अनटचेबिलिटी से फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। कैसे कि भाई इन सब बेस पे तुम स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, इवन प्राइवेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है हमारा पास्ट जो अनटचेबिलिटी का मैनेस है, टैबू है, कितना प्रिवेल था सोसाइटी के अंदर, है ना। वैदिक एज से, लेटर वैदिक एज से हम बात करें तब से लेके इवन प्रेजेंटली भी सम रूरल एरियाज़ के अंदर ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सो कॉल्ड दलित हैं, है ना, और अपर कास्ट सो कॉल्ड ब्राह्मीण्स माने जाते हैं और वो लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और आर्टिकल 50 एज अ होल मैं बोल सकता हूँ क्या करता है, डिनाई करता है। डन। यहाँ तक हमने देखा था। अब चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे अब बात करें तो आर्टिकल 15 जो है उनके भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। डन। अब क्या एक्सेप्शंस है वो देखते हैं हम। आर्टिकल 15 जो है उसके क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। तो एक्सेप्शन सबसे पहला हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर ही। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि स्टेट जो है ना कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी तक हमने आर्टिकल 15 के अंदर क्या देखा कि भाई स्टेट जो है ना कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें सेक्स आता है। सेक्स मतलब क्या होता है, जेंडर होता है। तो पहले तो बोला गया 15 क्लॉज 1 के अंदर कि भाई स्टेट जो है ना इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए भाई हाँ कर सकता है। तो वो 15 क्लॉज 3 के अंदर दे दिए कि भाई वुमन और चिल्ड्रन है उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते
हैं। तो ये क्या एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चिल्ड्रन और वुमेन जो है ना वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं, है इवन एल्डर्सली होते हैं, डिसेबल्स होते हैं, ये भी क्या आते हैं, वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। तो इनके लिए क्या है कि भाई वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो है ना अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हो गया, स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। जैसे कि चिल्ड्रन के लिए हमको 2019 के अंदर 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट देखने को मिलता है ना। आर्टिकल 21A के अंदर फंडामेंटल राइट डाला था, फंडामेंटल राइट जो है ना की तरह उसको डिक्लेयर किया गया था। डन। आर्टिकल 21A के तहत देखा था हमने। तो राइट टू एजुकेशन जो है ना वो क्या है, फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए। तो वो क्या है, चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, तो वो अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कवर होते हैं। वुमेंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, बहुत सारे एक्ट है ना जो क्या करते हैं, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसके अंदर दिए जा सकते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर, पहला एक्सेप्शन। दूसरा बात करें हम आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या बात करते हैं। अब सीधी सी बात है, ओरिजिनली था नहीं, ओरिजिनली यहीं तक थे। ओरिजिनली ये आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो इसको ऐड किया गया था थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अंदर इसको ऐड किया गया था। ये क्या बात करता है भाई, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, कुछ क्या है या स्पेशल प्रिविलेजेस या एडवांसमेंट जो है ना वो दिया जाएगा किनको, कुछ होंगे ऐसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम एससीज बोलते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। तो भाई हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही है ना। जैसे एसटीज़ की बात करें तो ये क्या थे, ट्राइबल्स थे जो कि क्या रहते थे, जनरली फॉरेस्ट एरिया में रहते थे और मेनलैंड इंडिया से जुड़े हुए नहीं थे। तो इनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है ना। ये क्या है, ये वनरेबल सेक्शंस के अंदर आते हैं, इनको नॉलेज अवेयरनेस नहीं होती है। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करेगा, स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। साथ ही साथ एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट क्या होते हैं भाई, बहुत से शेड्यूल कास्ट ऐसे हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पास्ट में, है ना। और आज भी हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे ट्राइबल बेल्ट हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं एससीज़ के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमको। एमपी का कुछ बेल्ट है, कुछ एरिया है, यूपी बिहार का भी कुछ एरिया है जहाँ पे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट मानी जाती है, कही जाती है, एक्चुअली है नहीं एससीज़, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट जो है ना क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। तो ये जो एक्सेप्शन जो है ना ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड की गई थी। डन। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड एक्सेप्शन। तो थर्ड एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर। ये एक्सेप्शंस क्या है, तो भाई ये एक्सेप्शंस की बात करें तो सबसे पहला ये भी ओरिजिनली नहीं थी। तो भाई 15 क्लॉज 3 तक ओरिजिनली देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें। उसके बाद 15 क्लॉज 4 है, उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर ऐड किया गया था। और 15 क्लॉज 5 जो है उसको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2005 के अंदर, फिर 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या है कि स्टेट कैन रिजर्व द सीट हो गया इन द फेवर ऑफ अ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ अ सिटीजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, बट एक्सक्लूडिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब ये SC/STs के बारे में बात करता है, पर 15 क्लॉज 5 जो है ना ये किसके बारे में बात करता है, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न रख सकता है। कैसे रखेगा आप, तो भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या करेगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। इवन प्राइवेट हो गया, अनएडेड स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर भी रिजर्वेशन इनको दिया जा सकता है। डन। बट एक्सेप्शंस क्या है भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 29 एंड 30 राइट टू माइनॉरिटी। स्पेसिफिकली ये 2 राइट्स दिए गए कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को क्या प्रमोट कर सकते हैं, ये इनकी जो है ना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और खुद के ओवरऑल कल्चर को ये लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 29 और 30 के अंदर है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या बोलता है, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2005 के अंदर ऐड किया गया था, कि भाई जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीज़न हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट है वो क्या कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन दे सकता है। और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट अनएडेड हो गया इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट फंड नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उनके अंदर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है उनके अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। डन। तो ये 3 एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलती है। अब एक और एक्सेप्शंस देखेंगे हम,
है ना। वो एक्सेप्शंस क्या है, तो भाई वो देखने को मिलती है हमको आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंदर, जो कि रिसेंट जो एक्सेप्शन ऐड की गई थी। हुआ क्या था कि भाई ये एक्सेप्शन है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 के अंदर या 2019 के अंदर रिसेंटली करके आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है ना ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या है कि जैसा आप सभी को पता होगा कि भाई 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया गया है किनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। डन। अब इसके अंदर कैसा देखो, अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, यानी क्राइटेरिया यानी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसटीज हो गया, तो एसटी को कितना 7.5% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। फिर दूसरा जो है ना एससीज आ जाते हैं, तो एससीज को मोर और लेस 15% हो गया रिजर्वेशन देखने को मिलता है। फिर हम बात करें ओबीसी, जो हमने लास्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंदर डिस्कस की, उनको 27% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस हो गया, जो रिसेंटली ऐड किया है, तो इनको 10% रिजर्वेशन देखने को मिलता है ना। ओवरऑल आप देखेंगे तो कितना हो जाता है, देखिए 8, 2, 10, 2, 12, है ना। इसका मतलब ऑन एंड अराउंड की बात करें हम, है ना, ऑन एंड अराउंड की बात करें तो लगभग हो गया कितना 59.5%। ओवरऑल 100% में से लगभग 59.5% तो सिर्फ रिजर्वेशन देखने को मिलता है ना। अब हम आगे देखेंगे इंदिरा साहनी जजमेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि भाई इंदिरा साहनी जजमेंट था, है ना। उसके अंदर क्या है कि भाई कैप दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 50% की रिजर्वेशन की कैप है कि उससे ज़्यादा जो है ना रिजर्वेशन जो है ना वो क्या ओवरपास नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। डन। तो ये चीज़ें क्या, अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 से हो गया, ये किस चीज़ की बात करता है कि भाई ये ऐड किया गया था, पहली चीज़ ये ऐड किया गया था थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर 10% रिजर्वेशन की बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐसे होते हैं कि जो भले अपर कास्ट है, जिनको एससी एसटी ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिला है, पर वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर सेक्शन है ना। भले वो उनकी जो कास्ट है वो ऊंची है ना, एससी एसटी ओबीसी में कवर नहीं होते हैं, बट क्या है वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एनुअल इनकम जो है ओवरऑल फैमिली की 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ है ना और भी क्राइटेरियाज हैं। तो बस इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती है ईडब्ल्यूएस के अंदर। डन। ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में देखने वाले। तो ये भी हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। दूसरी बात करें हम तो CEI यानी कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक रिजर्वेशन इन द एडमिशन एक्ट लाया गया 2006 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया कि भाई 27% जो सीट है ओबीसी को रिजर्वेशन रिजर्व कर दी गई। किसके लिए भाई, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IITs देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो इनके अंदर 27% सीट जो है ना ओबीसी के लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई थ्रू द एक्ट ऑफ 2006, जो कि है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। तो ये कुछ हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। किसके अंदर एक्सेप्शंस, तो भाई आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल अभी 4 एक्सेप्शंस हमने देखे, जिसमें से एक तो ओरिजिनली था, 3 जो है ना लेटर ऐड किए गए थे थ्रू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। डन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 15 क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईडब्ल्यूएस का कुछ बैकग्राउंड्स देखने वाले हैं, उसके बाद ग्रेजुअली हम जंप करेंगे हमारे आर्टिकल 16 की तरफ, है ना। फिर ग्रेजुअली आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 हो गया। उसी के साथ साथ आर्टिकल 18 ख़त्म होने के साथ साथ क्या होगा, हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है, फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, वो क्या होगा, एंड होगा। डन। सही है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 14 की बात करें तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन हो। आर्टिकल 15 की बात करें तो स्टेट कैन नॉट डू द डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 5 ग्राउंड्स, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। राइट। आर्टिकल 14 में भी सर्टेन एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 15 के अंदर भी सर्टेन एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डन। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम हमारी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें और दूसरे भी बहुत से इनिशिएटिव ले सकें। डन। तो बस आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।